अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बड़ी धूमधाम के साथ और राजनीतिक दलों ने कमर कस ली थी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला जाकर फंस गया। फंसा भी किस विषय पर? आरक्षण यानी रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर। जो सीटें ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई उसको लेकर कोई फार्मूला नहीं अपनाया गया, यह आरोप लगाते हुए कोर्ट में पिटीशन हुई और कोर्ट ने यूपी में नगर निकाय के चुनाव पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और यूपी सरकार 2 बार से अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है। अगली डेट 20 दिसंबर की है। तब तक के लिए भी कोर्ट ने इस स्टे ऑर्डर को बढ़ा दिया है, यानी इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। तो क्या है विधिक अड़चन और राजनीतिक दलों की नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या है तैयारी? आज हमारी परिचर्चा का ये मुख्य विषय है। बहनों भाइयों, बड़ी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के रिजर्वेशन घोषित किए गए थे, यानी किस सीट पर किस कम्युनिटी का प्रत्याशी उतारा जा सकता है, महिला या पुरुष, जनरल या ओबीसी महिला या शेड्यूल्ड कास्ट महिला। बहुत तैयारियों के बाद सरकार ने ये जारी किया था, क्योंकि इंतजार बहुत शिद्दत से हो रहा था, बहुत लंबे समय से हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव घोषित किए जाएं। लेकिन निकाय के चुनाव घोषित करने से पहले राज्य सरकार का नगर विकास विभाग इस पर एक व्यापक और तय की गई विधिक प्रक्रिया के जरिए आरक्षण प्रणाली घोषित करता है कि कौन सी सीट पे इस बार चक्रानुक्रम आरक्षण में कौन सी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करेगी। इसका एक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी होती है। आपके मन में ये प्रश्न उठना लाजमी है और स्वाभाविक भी है कि आखिर किस फार्मूले के तहत राज्य सरकार आरक्षण सीट पर तय करती है। ये सवाल आपके मन में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन केस में एक व्यवस्था दी थी और ये व्यवस्था देश भर में लागू है, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट था। सुरेश महाजन केस आप गूगल में जाएं, अगर इसको सर्च भी करेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुरेश महाजन का आदेश ये कहता है कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ही कोई भी सीट रिजर्व की जा सकती है, वो सीटें जो संवैधानिक आरक्षण के दायरे में नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जब नगर निकाय के रिजर्वेशन घोषित हुए सीटों के, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में सुरेश महाजन केस पे आए फैसले को ध्यान में रखा गया? शायद नहीं, क्योंकि अगर रखा गया होता तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर रोक नहीं लगाता, खासकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से ही रोक लगा दी। कोर्ट में कई पीआईएल दाखिल हुई, करीब दर्जन भर, लेकिन एक में सुनवाई और बाकियों को भी उसमें जोड़ लिया गया है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार 2 बार से अपना कोई एफिडेविट दाखिल नहीं कर रही है, लिहाजा रोक बढ़ती जा रही है। अब कोर्ट ने 20 तारीख की डेट दी है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। तो क्या विधिक अड़चन है और राज्य सरकार ने अब तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया है, या फिर जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है? अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन 14 तारीख यानी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ऑब्जेक्शंस रिसीव कर रही थी। किसके? जो 7 तारीख को उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया था, यानी आज 14 तारीख को आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम दिवस। और सुरेश महाजन केस सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि तब तक आप ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती। अब ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये होती क्या है। क्या इस तरह के ट्रिपल टेस्ट होते हैं जिनके जरिए कोई भी सीट ये तय होती है कि इस बार ओबीसी लड़ेगा, ओबीसी महिला लड़ेगी, ओबीसी नॉर्मल रहेगी सीट, या जनरल पे जाएगी, या महिला सीट होगी, ये वही तय करता है। वो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो यानी पूरे देश पे लागू है। तो अब नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने गलती कहाँ की? क्या कोई राजनीतिक दबाव, या फिर विधिक गलती हो गई, या कोई चूक हो गई, या राज्य सरकार का स्टैंड अपनी जगह सही है? क्योंकि कोर्ट में तो राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने जमकर अपोज किया मामले को, लेकिन कोर्ट ने सहमति जताई नहीं और उन बिंदुओं पर सुरेश महाजन के मुद्दे को लेकर जो आया फैसला है उस पर कोर्ट लगातार सवाल करता रहा और अब तक उसका एफिडेविट फाइल नहीं किया गया। यह तो हुई विधिक अड़चन, यानी चुनाव पर रोक। अब आज नहीं कल चुनाव होने ही है।
20 दिसंबर घोषित हो जाए, 30 दिसंबर हो जाए, जनवरी, कब तक चुनाव रोका जा सकता है? चुनाव अनंत समय के रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में इस मुद्दे का निपटारा हो जाएगा, तब जब राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। अब ये भी हो सकता है कि कोर्ट इनके आरक्षण की प्रक्रिया को खारिज कर दे और नए सिरे से लिस्ट बनाने को कहे। लिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन में भी कोर्ट बनवा सकती है। यानी अब मामला गया है कहाँ? सरकार के हाथ से निकल के चला गया हाई कोर्ट। अब कोई मनमाना नहीं हो सकता कि साहब ये नहीं पसंद तो यहाँ ओबीसी कर दो, ये नहीं पसंद इसको महिला कर दो। अब ये नहीं होगा। एक फार्मूला बनेगा, जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्थापित है। तो ये मैंने आपके समक्ष एक पिक्चर क्लियर की कि दरअसल विधिक अड़चन क्या है। विधिक अड़चन सुरेश महाजन मामले में आए वर्डिक्ट का फॉलो न करना और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी की प्रक्रिया को अपनाए बिना रिजर्वेशन प्रणाली का ड्राफ्ट घोषित कर देना। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने। आज की डिबेट विधिक भी है, राजनीतिक भी है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। हर निकाय के हिसाब से चुनाव के संयोजक, चुनाव के प्रभारी और इन सब की हर निकाय स्तर पर बैठकें भारतीय जनता पार्टी पहले ही संपन्न कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब हर बूथ स्तर पर बूथ समितियों को एक्टिव कर रही है ताकि निकाय के चुनाव के परिणाम पिछले बार की तुलना में ज्यादा बेहतर हो सके। हम लोगों ने कई बार उनसे अनुरोध किया कि एक बैठक बुला करके बताया जाए कि आरक्षण का आधार क्या है, आपने किस आधार पर आरक्षण किया है, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। मजबूर होकर के लोग उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर तक चुनाव आयुक्त को चुनाव की घोषणा करने से रोक दिया। हम हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने पीछे के चुनाव में देखा कैसे नामांकन पत्र फाड़े गए, कैसे नॉमिनेशन करने से लोगों को रोका गया था। लेकिन आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी के उसी दुरुपयोग का एक नतीजा है, जिसके कारण कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। लेकिन ये सारे षड्यंत्र फेल होंगे। इस बार जनता जन आंदोलन समझकर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी। तो इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच में 20 तारीख को होगी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार तब तक एफिडेविट फाइल कर देती है तो, अन्यथा ये प्रक्रिया भी आगे कानूनी अड़चन फंस सकती है। तो आज की परिचर्चा हम विधिक और राजनीतिक दोनों मसलों पर करने वाले हैं। आलोक अवस्थी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस से हैं और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, चूक कहाँ पर हो गई नगर विकास विभाग से, या आरक्षण की प्रक्रिया तय करने में, या कोई राजनीतिक दबाव था, और अब इस कानूनी अड़चन का कोई समाधान नहीं निकल रहा? क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि राज्य सरकार एफिडेविट नहीं दाखिल कर रही। यह विलंब क्यों? ब्रजेश जी, हर चुनाव का और हर चयन का एक फार्मूला होता है। सरकारें उसी के आधार पर काम करती हैं। कोई पिक एंड चूज़ की स्थिति नहीं रहती है। मुझे लगता है यह विधिक राय नगर विकास विभाग और हाईकोर्ट को देगा, अपना पक्ष रखेगा, और यह सरकार और जो हाईकोर्ट जो है उनके न्यायालय ने चूँकि उसको स्टे कर रखा है, तो अब वो पक्ष जो है सरकार नगर विकास विभाग और कोर्ट के बीच की बात है। मैं तो आपसे पॉलिटिकल बात ही कर सकता हूँ, क्योंकि जितना भी ये डिले कराया जा रहा है, या जो राजनीतिक दल इसमें जो है इस शामिल हैं जो कोर्ट में गए हैं, यह दिखाता है कि उनकी तैयारी नहीं है, उनके पास नेतृत्व तैयार नहीं है, चुनाव टालना चाहते हैं। और उसका एक तरीका यह है कि उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे, आरक्षण का ऐसा एक मुद्दा है कि इसको आप कहीं से भी ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी। और हमने 16 नगर निगमों में 14 नगर निगम पिछली बार जीते थे और इस बार 17 नगर निगमों में हम पूरा सुपड़ा साफ करेंगे। समाजवादी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल पाया। वो इतने बड़े नेता थे उनके, अखिलेश यादव जी, और सारी चीज़ उनकी तैयारी थी, इतनी बड़ी टीम है उनकी, लेकिन क्यों नहीं खाता खोल पाए, इसका जवाब जो है हमारे उन प्रवक्ता सुनील यादव जी बताएंगे। तो मुझे लगता है ब्रजेश जी, यह चुनाव एक सुचिता सुशासन के आधार पर हम लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जैसा हमारे पास जो नेतृत्व है, एक ईमानदार नेता है,
जनता के बीच डिलीवर करने वाला नेता है, उसके भी साथ हम जे लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ हम सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के आधार पर जो गरीब कल्याण की योजनाएं हम लेकर के गए हैं, और उसके साथ ही साथ हम संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और आलोक जी, एक आरोप लग रहा है कि हम नगर निकाय में जो रिजर्वेशन प्रणाली लागू की गई वो राजनीतिक दबाव में की गई, उसी के कारण वो फार्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ और कोर्ट में कानूनी अड़चन फंस गई। देखिए ब्रजेश जी, अब यह आदरणीय न्यायालय के अधीन अब यह मुख्य केस है, इस पर कोई भी राजनीतिक टिप्पणी अब उचित नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोर्ट इस पर जो है सही निर्णय ले लेगा उचित आने समय पे। मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका। आरक्षण प्रणाली में कुछ फॉल्ट है जिसके कारण कोर्ट ने स्टे कर दिया है। मुख्यतः जो मैंने डिबेट के प्रारंभ में बात बताई कि ट्रिपल फॉर्मेलिटी टेस्ट नहीं किया गया, जो सबसे मुख्य आधार है इस स्टे का। तो इस कानूनी अड़चन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या कोई राजनीतिक दबाव में किया गया या फिर एक नॉर्मल प्रक्रिया? और दूसरा, आलोक अवस्थी ने चैलेंज किया कि दम हो तो आ जाओ निकाय चुनाव में, कर लेंगे दो हाथ। देखिए ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आलोक जी से हमें उम्मीद थी कि कुछ तो बताएंगे। देखिए, ये विधिक गलती भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। ये इनकी मंशा खराब है। ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर आए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई आरक्षण जैसी बात जाती है तो इनको लगता है कि इनके कलेजे से कोई चीज छीनी जा रही है। अरे, आपसे छीन नहीं रहे हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव में किए थे। बाद में फिर इनको बदलना पड़ा। माननीय न्यायालय ने, जब आपने अपने कार्यक्रम में बता दिया, और सरकार बेहतर जानती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उस लाइन पर आपने काम क्यों नहीं किया? जब आपने आरक्षण जारी किया तो आपने क्यों नहीं देखा कि हम वो ट्रिपल टेस्ट जो आप चर्चा कर रहे हैं उसको आपने किया है या नहीं किया है? सर्वे आपने कराया है कि नहीं कराया है? क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ों का प्रतिनिधित्व आए। इसलिए मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इनकी मंशा पिछड़ों के खिलाफ है, इसलिए उनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं। हम तो कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में कई पिछड़े नेता हैं, कभी कभी टीवी, अखबार और सोशल मीडिया में बयान देते हुए भी नजर आते हैं। आजकल नहीं दिखाई दे रहा, आरक्षण पर नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी सोची समझी रणनीति के साथ पिछड़ों का आरक्षण बहुत लंबे समय तक सुनील जी टाला नहीं जा सकता। आज नहीं, कल चुनाव होगा, नहीं, हम उसी पे परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, नई सीट नई प्रक्रिया से होगा, पर होगा तो आप उस मुकाबले के लिए तैयार हैं? आपने सबसे अच्छी बात कही कि ये आज की डिबेट राजनीतिक भी है, विधिक भी है। तो अभी तो हमने राजनीतिक बात कही कि इनकी मंशा खराब है। विधिक इसलिए है, और ये फंसे भी विधिक मामले में हैं। अगर विधिक नहीं होती और विधिक अड़चन नहीं होती तब तक तो चुनाव घोषित कर देते। लेकिन माननीय न्यायालय में लोग गए हैं, हमें भरोसा है न्यायालय लगातार सुनवाई कर रहा है और सरकार लगातार उसमें अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। वकील बहस कर रहे होंगे, लेकिन झूठ के आधार पर जो सम्मानित वकील सरकार की तरफ से बहस कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि हम गलत बहस कर रहे हैं। ये फंसा है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एफिडेविट अभी राज्य सरकार ने नहीं दिया है। एफिडेविट मतलब सरकार अपना पक्ष रख दे। नहीं, वंस अगर सरकार का पक्ष आ गया तब तो कोर्ट निर्णय ले ही लेगा। नहीं, तो सरकार जानती है ब्रजेश जी कि हमारी जो मंशा है, जो हम पक्ष रखना चाहते हैं, वो हाई कोर्ट इनके पक्ष को उड़ा के रख देगा। और आप ये बताओ कि आप तैयार हो इनसे मुकाबला करने? हम चुनाव में तैयार हैं। और समाजवादी पार्टी क्यों नहीं तैयार होगी? समाजवादी पार्टी अभी 2 बड़े चुनाव जीती है। समाजवादी पार्टी के एक एक वर्कर में एनर्जी है, वो इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव घोषित होगा और फिर कब मैनपुरी और खतौली की तरह भारतीय जनता पार्टी को हमको हराने को मौका मिलेगा। रामपुर में हारे भी तो हो। ठीक है, वो तो बीजेपी से नहीं हारे, वो तो करिएगा, मैं आपको बारी में टाइम दूंगा, आप तब जवाब दीजिए। वो बीजेपी से नहीं हारे, प्रशासन से हार गए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ
All right. वो बेरोजगार, बहुत शुक्रिया। वो बहन बेटियां जिनको उम्मीद थी कि रोजगार मिलेंगे, सड़कें अच्छी होंगी, अस्पताल में दवा होगी, Thank you. वो लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं ब्रजेश जी। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। ये मामला कहाँ फंस गया सुरेंद्र जी, आप क्या समझ है? और दूसरा, क्या कांग्रेस तैयार है खाबड़ी जी के नेतृत्व में? ब्रजेश भाई, दो बातें बड़ी साफ हैं। देखिए, आज एक चौंकाने वाली बात हुई कि जैसे ही हाई कोर्ट ने कहा 20 तारीख को सुनेंगे, वैसे ही देखिए एक संयोग था या प्रयोग था, गोरखपुर का अपर नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया गया। आपके सामने है, नाम वगैरह सब आप ही लोगों ने खबर चलाई। तो ये गोरखपुर कनेक्शन क्या है, इसको देखना पड़ेगा आपको। गोरखपुर कनेक्शन है क्या, उसको भी समझ लीजिए कि गोरखपुर में नए वार्डों का अलग आरक्षण और पुराने वार्डों का अलग आरक्षण, मसला यहां पर था। अगर आप चाहें तो ये मेरे पास उसकी खबर भी है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सर रहा। संक्षेप में आप रख दें, क्योंकि डिबेट में तो उतना टाइम मिलेगा नहीं। संक्षेप में आप बोल दें जो आप कहना चाह रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आरक्षण इन्होंने दो प्रकार के किए। नए वार्डों को कहा कि नहीं साहब, हम नए तरीके से आरक्षण करेंगे, और पुराने वार्डों को करेंगे चक्रानुक्रम। तो है क्या कि आप नए आरक्षण, नए वार्डों का इन्होंने नियम बना दिया कि जहां 50% से ज्यादा आबादी बढ़ गई, भाई एक या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। तो इसी वजह से ये लोग एफिडेविट नहीं दे पा रहे हैं। सरकार बुरी तरीके मैं से एक कोर्ट चीज में- क्लैरिटी चाहता हूं, ये मुद्दा सिर्फ गोरखपुर का है, ये पूरे यूपी भर का ही मामला है? मुझे गोरखपुर की जानकारी होगा तो पूरे यूपी का, जहां जहां ताकतवर नेता हैं वहां वहां अपने हिसाब से वो आरक्षण सर करवा रहे हैं। कोर्ट में करीब 10 PIL मेरे ख्याल से, जो मेरे पास रिपोर्ट है, जी, 10 से ज्यादा है PIL। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो आपसे अकेले गोरखपुर का तो नहीं होगा, नहीं, 10 और नहीं, भी है। गोरखपुर से शुरुआत हुई है सर। गोरखपुर के अधिकारी को भी सस्पेंड तो किया आपको गया ये लगता है कि ये मतलब राजनीतिक दबाव? ये राजनीतिक दबाव से, जिस तरीके से राजनीतिक दबाव से राजनीतिक नेतृत्व ने प्रशासन से गलत काम कराया है, पूरी तरीके से एक ही नगर निगम में दो दो तरीके के आरक्षण किए हैं, उसमें ये फंसे हुए हैं। मैं जिम्मेवारी से कह रहा सर हूं। एक अब राजनीतिक सवाल, देखिए आज नहीं कल तो चुनाव होगा, चाहे इस लिस्ट से हो, चाहे वो कोर्ट लिस्ट देगी उससे होगा, या प्रक्रिया अपना के होगा। आप कितना तैयार हैं इनसे मुकाबला करने? मैं पूरी बात तो मेरी एक दो लाइनें और हो जाने दीजिए, उस बात का भी जवाब दे देता हूं मैं आपको। तो ये मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल से काम कर रहे हैं। इन्होंने देश के संविधान को ताक पे रख दिया है। देश के संविधान को, देश के आवाम को, पिछड़ों को, दलितों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, सबको इन्होंने ताक पे रख करके इस हिसाब से कह दिया कि भाई जो मैं चाहता हूं वो होगा। कोर्ट ये होने नहीं दे रहा है। एक चीज, अब आ जाइए आप हमारी बात पर। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़े, ऐसा ब्रजलाल खाबरी जी ने स्वयं कहा था। उनका स्टेटमेंट आया था कि साहब हम नगर निकाय के चुनाव की तैयारी के लिए उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा ध्यान भटक जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि श्री ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में नगर निकाय के चुनाव हम पूरी ताकत सर इस से बात लड़ को रहे हैं। रिपीट कर सकते हैं कि ध्यान ना भटके इसलिए आप उपचुनाव नहीं लड़े? नहीं, ये मतलब पहली बार ही सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, ये ना ये आपके यहां पर चला था ब्रजलाल खाबरी जी का। नहीं सर, मतलब बयान। ध्यान भटक जाता है, मतलब नहीं, ये मतलब सर पहली बार ही सर। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, मेरा प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रजलाल खाबरी जी ने बाकायदा ठीक बात है। जी कहा था, तो मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। Perfect है। और उन्होंने जो जिस तरीके से तैयारी की है, वो गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं। हमारे सारे प्रांतीय अध्यक्ष सर यात्राएं आप निकाल हर रहे चुनाव हैं। में ये वाली लाइन कैसे जोड़ पाते हो, मतलब ये कैसे कर लेते हो आप? क्योंकि देखिए जनता का गांव गांव और पाँव पाँव आप मतलब कैसे ऐसे? नगर नगर भी जा रहे हैं सर, डगर डगर भी जा हाँ रहे वो हैं। आपका पूरा ठीक है ना। बहुत तो मैं शुक्रिया। आपसे मैं पूरी- समझ गया सर, जी, मैं समझ तो गया सर। डिबेट में पूरी- बाकी पैनलिस्ट भी समझ गए। हम पूरी तैयारी के साथ वहां चुनाव लड़ेंगे। गाँव-गाँव, पाँव-पाँव और सर। हमारे सारे प्रांतीय अध्यक्ष, चाहे वो नकुल दुबे साहब हों, नसीमुद्दीन साहब हों, अजय राय साहब हों, या योगेश दीक्षित जी हों, और ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां तो हैं, मैडम का कोई कुशासन मतलब है। इस बार नेतृत्व नहीं है प्रियंका जी का, इस बार देखिए, खाबरी जी के नेतृत्व में होगा सर? देखिए नगर निकाय के चुनाव हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने गुजरात में भी कहा था कि नगर निकाय चुनाव में भी मोदी जी की फोटो, विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी की फोटो, लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी की फोटो। मोदी जी क्या रावण की तरीके से 100 सिर रखते हैं क्या? हम लोग नगर निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे और स्थानीय मुद्दों पर जीत हासिल करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर नहीं मांगेंगे, स्थानीय मुद्दों के नाम पर जो है वोट मांगेंगे। और ब्रजलाल खाबरी जी का सक्षम नेतृत्व है, उसके जरिए हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और हमें पूर्ण गाँव गाँव विश्वास, पाँव पाँव सर? जी निश्चित तौर पर सर, नगर नगर भी जाएंगे, डगर डगर भी डगर सर। भी जाएंगे। बहुत और शुक्रिया। सभी लोग हमारी धन्यवाद यात्रा सर, पर धन्यवाद। आज की डेट बहुत में शुक्रिया। मैं पॉजिटिव राष्ट्रीय करें। लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल को
आमंत्रित करता हूँ। रोहित जी, एक सीट जीत के गाना गा रहे थे आप लोग, अब तो कानूनी अड़चन फंस गई, अब तो चुनाव भी मुश्किल लग रहा है। ब्रिजेश जी देखिए, कानूनी अड़चन क्यों फंसी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित वर्ग की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ना दाएं बाएं देखना शुरू कर देती है। वो चाहती ही नहीं है कि आरक्षण कहीं से भी लागू हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुझे समझ में नहीं आता कि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और नगर निकाय चुनाव के लिए कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, साहब नीचे वाला भी दे दो हमें। और आपको इतना नहीं पता, पंचायती चुनाव में भी वही गलती करोगे और वही गलती यहाँ पे भी करोगे। इसका मतलब आपकी मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। आप बताइए, जो बात करता है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, हम डबल विकास करेंगे, उसको यही नहीं पता कि हमारे संविधान में लिखा क्या है। आप एक पिटीशन एक बारी पढ़ो, थोड़ी क्लैरिटी की। इन्होंने दिया आरक्षण पूरा है, प्रतिशत में कमी नहीं की। नहीं, प्रतिशत ए को देना है कि बी को देना है कि सी को, तो देना था सी को, मिल गया ए को। ब्रिजेश जी, ये प्रक्रिया में फॉल्ट है। नहीं, वो मुझे पता है। इन्होंने वो देना, इनका खाना पूर्ति करना मजबूरी थी। हाँ। इन्होंने जो उसकी प्लेसमेंट भी की है वो भी इस तरीके से की है कि वो बेनिफिट उस गरीब तक ना पहुंचने पाए। क्योंकि आप मतलब सब सीट बीजेपी जीत ले, आप लोग ना जीतने पाओ, इस हिसाब से। मतलब कुछ विजय बहुत ज्यादा मैं डिटेल में बता, कुछ ऐसा भी है प्लस ऐसा भी है कि अब उस जहां पे इन्होंने पिछड़े वर्ग को जो है इन्होंने सीट दे दी है, वहां पे पिछड़े वर्ग की संख्या ही नहीं उतनी है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो दबाव बना रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं साजिश है, इसको समझने की कोशिश करिए। और विपक्ष भी ये समझ चुका है पूरी तरीके से कि भाजपा चुनाव नहीं चाहती। देखिए अभी क्या है, एक सीट जीत के इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं, सच्चाई है विजय, जब एक सीट कोई हल्की थोड़ी ना जीती है। खतौली जीती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, और वो संजीव बालियान, याद है? बड़ी बड़ी बातें करते हो आप कई बार। नहीं ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व की जो बचाना आना चाहिए। एक आध कोई जीत हो जाए तो शांति से बैठ के मुस्कुराना चाहिए। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो शांति से ही बैठ के मुस्कुराते हैं क्योंकि हम तो जनता की सेवा करते हैं। आज माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं के मुद्दे के ऊपर सदन में लड़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं को प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, वो कि 21 साल की उम्र में युवाओं को सदन में जाने की परमिशन दी। अच्छा, मैंने देखिए अवस्थी जी और सुनील जी और सुरेंद्र जी से भी वही प्रश्न किया, आपसे भी वही दोहराता हूँ कि आज नहीं कल चुनाव होगा, इस लिस्ट पे हो या कोर्ट की लिस्ट पे हो, चुनाव तो होगा। चुनाव तो आप अनंत काल के लिए टाल नहीं सकते। आप कितना तैयार हो और कितना हिस्सा चाहिए समाजवादी पार्टी से? इनसे मिल के लड़ोगे कि अकेले लड़ोगे? विजय जी, 8 तारीख अभी बीती है, ताजा 6 दिन हुए हैं 8 तारीख बीते हुए हैं। तो पता ही है सबको हम कितना तैयार हैं। भाजपा बताए कितना तैयार है। हम तो तैयार हैं, अभी 6 दिन पहले ही तो 8 तारीख बीती है भैया। ये हम तो तैयार है भैया, हम तो डोली बारात लेके बिल्कुल तैयार हैं भाई। वो हमारे पटाखे दग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बताए कितनी तैयार है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तकी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये कानूनी अड़चन की वजह से चुनाव भी गया है फंस, लेकिन जैसा मैं भी कह रहा था कि चुनाव तो होंगे, आज हो या कल। आप लोग अभी एमसीडी जीत के आए और आजकल यूपी में बहुत सक्रिय हैं, आपके नेता भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर चुके हैं। तो क्या आप सिंसियरिटी के साथ इस चुनाव में मुकाबला करेंगे या फिर आप भी ध्यान न भटके इसलिए आगे का चुनाव लड़ेंगे, ये वाला चुनाव छोड़ देंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी नगर निगम का चुनाव बहुत गंभीरता के साथ लड़ेगी और सारी सीटों पे लड़ेगी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली से अभी जीत के आई है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के जिलों पे पड़ेगा। और लोगों की बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। मैं विजय जी आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ शहर ने, जिसको आप स्मार्ट सिटी कहते हैं, उसने बीजेपी को क्या नहीं दिया? 5 बार यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुने गए, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, रक्षा मंत्री यहाँ से रहे, राजनाथ सिंह गृह मंत्री भी रहे, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे राजनाथ सिंह, इतने। और यहाँ इनके मेयर पिछले 23 साल से लगातार है, 65% सभासद लगातार हैं, 20 साल से 25 साल से हैं। लेकिन आज भी गलियाँ वैसे ही गंदी हैं, नाले वैसे ही चोकर खा रहे हैं। और इन्होंने लखनऊ को डेंगू दिया, चिकनगुनिया दिया, टाइफाइड दिया, साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो बीजेपी जो जीत का नगाड़ा बजाती है, ढोल बजाती है, मैं पूछना चाहता हूँ जनता को क्या मिलता है? बीजेपी तो जीत रही है, सब देख रहे हैं बीजेपी जीत रही है, लेकिन जनता को मिल क्या रहा है? वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। सर, ये दिल्ली वाला आपका फार्मूला यूपी में सर बिकता नहीं है सर। 1-2 बार कोशिश कर चुके हो। देखिए, जनता समझदार हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को समझ रही है कि एक ही पार्टी है जो इनके मसलों को हल कर सकती है, गंभीरतापूर्वक लेती है। और हम सड़कों पे लड़ते हैं। आपने देखा आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी चुनाव जो है बाइपोलर हो रहा था, लग रहा था गुजरात में चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो गया है। और यहाँ भी आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सड़कों पर 157 और 5 कहाँ आपके बीच मुकाबला हुआ? गिरफ्तारियां दी, सड़कों पे आए। तो जनता
जी मैं आपको सुन नहीं पाया ठीक से। अरे 157 और वो आप 5, कहाँ मुकाबला? जबरदस्ती मुकाबला। सुरेंद्र जी तो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। देखिए अमित शाह जी ने तो कहा था कि आम आदमी पार्टी को हम 0 सीट जिताएंगे, 1 सीट सुरेंद्र जी, जीतने आपको देंगे। वेट तो हमने करना 5 पड़ेगा, बार अमित शाह जी को वहां गलत नहीं सर, साबित एक किया छोटा है। सा नहीं सर, interruption- और रुकना बीजेपी पड़ेगा ने सर, क्या प्लीज नहीं सर। किया वहां के ऊपर। इंटरप्शन छोटा नो सा सर, है प्लीज सर, प्लीज कंप्लीट करने दें। हाँ तकी जी कंटिन्यू। तो जी ये बीजेपी ने गुजरात इलेक्शन में क्या नहीं किया आपने सब देखा। अच्छा किस नेक्स्ट तरह से मेरा अब उन्होंने गुजरात समझी का रोकने की मसला तो कोशिश की, निपट सत्येंद्र गया। अब जैन आप जी को ये जेल में बताओ भेजा। कि आप उत्तर हर- प्रदेश में चुनाव हर- अकेले हर लड़ने चीज वाले को- हो, किसी के साथ अलायंस में जाने वाले हो, या सिर्फ चुनिंदा सीटों पे लड़ोगे? देखिए आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर अभी तक जहां भी चुनाव लड़ी जाता है जगह पे अकेले चुनाव लड़ी, अपने दम पे चुनाव लड़ी है। और यहाँ से इससे पहले विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं, उससे पहले सभासदी के चुनाव भी हमें लड़े थे। और हमारा जो संगठन है वो हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर नगर निगम में, हर नगर निकाय में खड़ा हो गया है। आप निकलिएगा लखनऊ में, आपको आम आदमी पार्टी के लोगों की होल्डिंग, उनके पोस्टर बहुत साफ शुक्रिया तौर से आपका। लखनऊ में सब जगह जी, नजर बहुत आएंगे। शुक्रिया। मैं डिबेट तो के आम आदमी दूसरे चरण पार्टी में प्रत्यक्ष रूप से अपने दम पे आपके चुनाव बाकी लड़ेगी विचारों को और सम्मिलित करूंगा। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी बहुत रोल धन्यवाद, प्ले करेगी बहुत और बहुत जीत शुक्रिया जीतेगी। आपका, बहुत धन्यवाद। आलोक अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी, आप कुछ ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, पहले अपनी बात रख लें, फिर मैं आपको सवाल देता हूँ। ब्रजेश जी, मैं सुनील यादव जी की बात पे करूँगा। उन्होंने बहुत पिछड़ों की बात करी है। पिछड़ों के नाम पर एक जाति एक का कब्जा कर लेना, फिर उसके ऊपर एक परिवार का कब्जा कर लेना, और यह पिछड़ों की राजनीति की जो परिभाषा सुनील यादव जी ने जो दिखाई है वो दुनिया ने, जनता ने देखी है, इसलिए उनको कोई मौका नहीं दे रहा है। आज समाजवादी पार्टी की जो दशा है वो 64 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आपके पास मात्र 5 हैं, जबकि आप बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद ही पूरा कुनबा हार गया है। उससे भी सबक आपने नहीं लिया है। 273 विधानसभा के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपके मात्र 111 हैं। जिला पंचायत में 70 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके मात्र 5 हैं। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं, पिछड़ा? अरे भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को समर्थन दिया, हर वर्ग को स्थान दिया है, और यहाँ आपको दिख नहीं रहा है? लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता टूट कर समर्थन दे रही है। क्यों दे रही है? जनता के मैंडेट को आप मजाक समझते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी, जैसे पार्टी के नेता हमारे सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उन्होंने भी इस डिबेट में भी मोदी जी को गाली देने का मौका ढूंढ लिया कि उनको रावण कहने का अभी फल उनको गुजरात में ताजा जनता ने दिया है। सबसे बुरी हार जो है गुजरात में अगर कांग्रेस की हुई है तो इस बार हुई है खाली एक हमारे प्रधानमंत्री जी को रावण कहने के आधार पे। आज राजपूत जी रावण कह रहे हैं, लेकिन मैं इनकी तरीके से मैं इनके नेताओं का अपमान नहीं करूंगा। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहां नेता है आपके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यूपी के अंदर से क्यों नहीं आए? हमें इनको जवाब देना चाहिए। तीसरी बात, आपको चिंता नहीं हो रही कि कांग्रेस ने गांव-गांव, पांव-पांव, नगर-नगर, डगर-डगर खाबरी जी के नेतृत्व में मजबूत तैयारी की है? देखिए बात ब्रजेश जी, हर पार्टी को अपनी नीतियां और अपने उसको लेकर के जाना चाहिए। अगर वो जा रहे हैं तो हमें इस पर क्यों इतराज होगा? लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ऐसे व्यंग्यात्मक बातें कर रहे थे जैसे उन्होंने पता नहीं क्या चीज पा लिया है। मैं देखता हूँ कि उनकी स्थिति क्या रही। रोहित नो इंटरप्शन प्लीज। तरीके से आलोक जी कंटिन्यू। देखिए हल्कापन जब आता तो जल्दी से उड़ने लगता है आदमी। तो वो रोहित देखो, मैं टाइम दूंगा ना, ये आपस में बैठ के लड़ने का वक्त नहीं, बोलने दो उनको। बोलिए आलोक। मैंने आपके व्यंग्य को सुना है, हाँ आप बोलिए। आप ये बता दीजिए कि 2000 अभी 19 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, आप बहन कुमारी मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। क्या हुआ? क्यों नहीं खाता खुला एक लोकसभा में सांसद का एक भी आपका नहीं पाए? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा, ये आम आदमी पार्टी वाले भी ताल ठोक रहे हैं, इनसे कैसे निपटोगे? सबको तो पटक देते हो लेकिन इनसे नहीं लड़ पाते हो ठीक से। देखिए ब्रजेश जी, लोकदल की जो एक वो है कि खाली वो समाजवादी पार्टी ही उसको जो है कैंडिडेट भी देती है। आप आम आदमी पार्टी के देखो रोहित, ये गलत है, मैं दूंगा टाइम ना, अपनी बात है, उचित नहीं है। ऐसा क्यों बेसब्र? आम आदमी पार्टी की जहां तक की बात है, ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है चुनाव में बीजेपी नो तकी जी प्लीज वेट, अपनी बारी में। तकी जी प्लीज वेट, अपनी बारी में बोलना। तकी जी प्लीज वेट। उनको दिल्ली से भगा दिया था,
उनके लिए जो राशन भेजा था केंद्र सरकार ने वो भी उन्होंने नहीं बांटा था। तो आम आदमी पार्टी को उसका बदला प्रदेश की जनता ने उनकी हर सीट पर जमानत जब्त करा करके दिया है। मुझे लगता है इससे बड़ा और बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जवाब नहीं वीरेंद्र हो सिंह जी सकता भी है। हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कोर्ट ने अभी मसला फंस गया, ये कानूनी लड़ाई में पूरी चुनाव की प्रक्रिया फंस गई है। लेकिन जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आज नहीं कल कोर्ट से तो ये मामला सेटल हो ही जाएगा कि किस प्रक्रिया के तहत चुनाव कराना है। तो क्या तैयारियां हैं, और दूसरी ये चूक कैसे हो गई विधिक रूप से? ये चूक है या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर? देखिए, तैयारी पूरी थी, लेकिन 15 तारीख आज या कल में ऐलान भी हो जाता चुनाव की तारीखों का। अब लेकिन 20 तक मामला चला गया। अब हम उम्मीद ये करें कि 15 जनवरी के बाद ही अगर निकाय चुनाव हो पाएगा। अगर 20 को कोई डिसीजन आता है आरक्षण को लेकर और सरकार उसमें संशोधन करती है तो बहुत सारे सीटों के समीकरण बदल जाएंगे और फिर उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। तो अब ये चुनाव जनवरी और फरवरी के मध्य हो सकता है जाए। अच्छा, अब जब आरक्षण अगर फिर बदला सीटों का तो फिर बहुत सारे लोगों के समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। बात हो रही है कि भाई चुनाव हो, समय पे हो और सरकारें अपना अपना और पार्टियां अपना दमखम दिखाएं। लेकिन ब्रजेश जी, शहरों की सरकारों की बात जब आती है, हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करते हैं, देश में सरकारों के संस्थानों के स्वायत्तता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन शहरों की सरकारें स्वायत्त सरकारें जरूर हैं, लेकिन इनके हाथ में खाली कटोरा है। इनके पास अपना संसाधन कुछ है नहीं। ये राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं कि वहाँ से क्या ग्रांट मिले। अब अगर सत्ताधारी दल का मेयर या चेयरमैन जीता तब तो ठीक है, और कहीं विपक्ष का जीता तो फिर नगर आयुक्त साहब का ही राज चलेगा वहाँ उस नगर निगम में। फिर तो मेयर का कोई मतलब रह नहीं जाता। आज देखिए कि स्वायत्तता की बात थोड़ी कागजी दिखाई पड़ती है। हम नगरों की सरकार की बात करते हैं, मेयर का बहुत बड़ा पद रहा है। अब लखनऊ आप देखिए बहुत समय से जनरल है। बुंदेलखंड में 1-2 सीटों को छोड़ दीजिए तो सब रिजर्व हो गई हैं। कोई महिला, कोई ओबीसी, कोई एससी, बड़ी मुसीबत आ गई वहाँ। तो इस तरह का जो आरक्षण हुआ है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोग कोर्ट गए हैं। देखिए, आप शहर की जो सरकारें हैं उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है, वो घाटे में है। वो रोना रोती रहती है विकास कार्य हम कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है, ठेकेदारों का हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, चेयरमैन जो बनते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तमाम सारी परेशानियां हैं। शहरों में गंदगी, कूड़ा उठाने की समस्या, जाम, सीवर, बिजली, पानी, ये सब शहर की सरकार के हाथ में है। और लेकिन आप देखिए सब एक जल भरा होता है, अखबार में छपता है शहर डूब गया, पहला जल भराव सह नहीं पाया, नगर निगम की पोल खुल गई, तमाम सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तो उसमें सरकारों के हाथ में अधिकार न होना, दूसरा नगर आयुक्त और ईओ भाई वो अपना मनमानी करते हैं। उनकी नियुक्ति चूंकि मेयर और चेयरमैन के पास अधिकार नहीं, उनके लिख दे, सीधे सरकार करती है, तो वो भी बहुत बार निश्चिंत होकर इस तरह के काम करते हैं। ब्रजेश जी, शहर में रहना और शहरी होना कहलाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस गंदगी से, जिन परेशानियों से, प्रदूषण से लोग जूझ रहे हैं, जिस जाम से, आप जब शाम को लोग निकलते हैं ऑफिस से अपने घरों के लिए या जो सुबह आते हैं तो बहुत परेशानियां झेलते हैं लोग, और उसकी वजह से तमाम सारी बीमारियां हैं। शहरों में कुछ सुविधाएं मिलती हैं लेकिन उसके पीछे कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। दम घोटू हवा है, गाड़ियों का शोर है, प्रदूषण है। आप देखिए कि अगर 2 दिन कूड़ा ना उठे शहर में, स्ट्राइक हो जाए तो कितनी गंदगी और बदबू आती है। तो शहर में रहना ये अपने आप में गौरव की बात हो सकती है, लेकिन जो उसके काला पक्ष है उसको दूर करने की जिम्मा इन सरकारों को मिला था शहर की। अब ये आरक्षण का शिकार होने लगी हैं। आरक्षण को लेके कोर्ट में मामला फंस गया। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी की बात होती है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोग क्या देखते हैं कि सड़क पर डिवाइडर बना दो और जो सीवर है वो सड़क पे खोद दो, वहाँ पाइपलाइन डालने का सालों साल काम चलाओ।
ये स्मार्ट सिटी के दो अनिवार्य तत्व हैं जिनको हर आदमी जूझ रहा है आज की तारीख में। और जब चुनाव की बात आती है तो कैसे अधिक से अधिक जीता जाए। अभी ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था, जो जिला पंचायत वाले हुए थे आरक्षण, उसको लेकर भी कुछ बवाल हुआ था और बाद में उन पर काफ़ी माथापच्ची के बाद बदलाव हुआ। बुंदेलखंड में जो इलाका है वहाँ हमीरपुर और बांदा को छोड़कर झांसी, यहाँ पर एक एक सीट सामान्य है, बाकी सब आरक्षित कर दी गई हैं। और दूसरा, आजकल जीएसटी छापेमारी भी चल रही है। शहरों की सरकार का चुनाव आ गया तो सरकार ने भी भांपा कि ये जीएसटी छापा से बड़ा नुकसान हो रहा है। जी, जीएसटी का मतलब एक सज्जन ने लिखा, जी से गिराओ और एस से सटर और टी से तत्काल, मतलब गिराओ सटर तत्काल। जीएसटी का लोगों ने नई परिभाषा दे दी, तो उसका भी है मामला। चुनाव में जितना लेट होगा उतने विपक्षी दलों को काम करने का मौका मिलेगा। बीजेपी ने तो तैयारियां कर रखी थी। 17 नगर निगमों में, शहरों में बीजेपी को वोट भी बहुत है, बीजेपी के पास संगठन है, वो अपने लोगों को लगाए हुए थी, उनके यहाँ टिकट के दावेदार भी बहुत हैं। तो बीजेपी की तो पोजीशन अच्छी है, लेकिन चूंकि ये फंस गया ये मामला आरक्षण का, इसलिए ये चुनाव अब थोड़ा उल्टा हो जाए। भाई जो लोग पैसा खर्च कर रहे थे, सभासद के प्रत्याशी थे, चेयरमैन के, अगर उनका आरक्षण बदल गया, जो प्रचार में लगे थे, वो तो फिर निराश हो जाएंगे, उसके लिए बड़ी परेशानी है। जी, बहरहाल जी सुनिएगा कि हम लोग शहर में रहने को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन शहर की तमाम कमियां भी हैं और उनकी परेशानियां हैं। शहर में अच्छी सरकार अगर आए, वातावरण शुद्ध हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतनी आबादी बढ़ जाती है, कोई सरकार उसको कहाँ से कंट्रोल करेगी। जी, कहते हैं कि शहर भर में मजदूर जैसे दर बदर कोई न था, और जिसने सबका घर बनाया उसका कोई घर न था। वैसे कोई वजह नहीं नाराजगी की, बस यूं ही जिद में नाराज हुए बैठे हैं, और गांव में तो सब कुछ ही अपना था, ऐ शहर तुम्हारे यहाँ हम किराएदार हुए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे बाकी अपडेट भी इस पूरे प्रकरण पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सुनील साजन मौजूद है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, डिबेट के जब अभी दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था तो आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने कुछ जातिगत आरोप लगाए थे, तो आप उस पर पहले रिस्पॉन्ड कर दें, फिर आगे इस पर चर्चा को बढ़ाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा या तो जात की बात करने लगेगी या परिवार की बात करने लगेगी, लेकिन है हकीकत में क्या है, हम आलोक जी से पूछना चाहते हैं आपके कार्यक्रम में। आलोक जी, आपके यहाँ नारा लगता है सबका साथ सबका विकास, आप भी पिछड़ों की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे। बताइए, आपने शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण छीना कि नहीं छीना? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालयों में आपने प्रोफेसर बनाए, वीसी बनाए, कितने ओबीसी और कितने एससी हैं? देखिए, कहना केवल बात कह देने से सबका साथ सबका विकास, और जब नौकरी देने का मौका है, प्रोफेसर बनाने का मौका है, क्लर्क बनाने का मौका है, सचिवालय में लगाने का मौका है, तब वही 2-3 लोग और उन्हीं की सरकार। इसीलिए कह रहे हैं, आप अपना मन साफ करिए। आप लगातार कह रहे हैं कि बहन जी के साथ गठबंधन करके आपने क्या कर लिया? आपने तो 3-3 बार सरकार बनाई उनके साथ, ठीक है। अब आपको लग गया कि जो बहन जी का वोट बैंक था, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे और जो लोहिया को मानने वाले लोग हैं, वो मैनपुरी में एक जगह आ गए, या चौधरी साहब को मानने वाले लोग हैं खतौली में एक जगह आ गए। तो आप जान रहे हैं कि अब आपकी बसपा मदद करे तब भी समाजवादी पार्टी आपको चुनाव हराएगी। पर सर, कुछ भी हो, बसपा मददगार पार्टी है सर, आपकी भी मदद उसने 2019 में की थी। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारी मददगार है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि उनका जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं संविधान बचे, जो चाहते हैं कि देश में हर तबके का आदमी तरक्की करे, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोई आगे बढ़ गया तो और आगे बढ़े, लेकिन जो पीछे रह गया है, जो गरीब है, लेकिन लास्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो रिजल्ट आए थे, भारतीय जनता पार्टी क्यों तलवार लेकर के खड़ी है, ये हमको बता देंगे। और हमें भरोसा है ब्रजेश जी कि ये बताएंगे कि आखिर इन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण शिक्षक विभाग में क्यों छीना,
कितने प्रोफेसर ओबीसी एससी मैंने के नोट उत्तर कर लिया। प्रदेश अभी में वीरेंद्र बने जी ने भी हैं। एक मुद्दा उठाया और आप लोग भी उसको उसका जवाब किस तरह से देते हैं। शहरों में अधिकांश जो मतदाता वर्ग है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। यही कारण है कि आपका लास्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, तो इस बार आपने उससे क्या सबक लिया और इनसे कैसे लड़ोगे? ये देखिए, बहुत माइटी पावर है हाँ, शहरों में। ठीक बात है, ये हम मानते हैं कि शहर में हम उतना भी कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप जब 2012 का रिजल्ट उठाकर देखेंगे, क्योंकि आलोक जी लगातार कह रहे हैं कि आप ये हार गए, आप ये हार गए। अरे भाई, राजनीति में घमंड नहीं करना चाहिए। अब बताइए, राजनाथ सिंह जी की जब सरकार गई उसके बाद 14 साल बाद आपकी वापसी हुई, विधानसभा में 12,000, 13,000, 14,000, 8,000, 5,000 वोट मिलता था। ठीक है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको प्यार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप रावण जैसे घमंडी हो जाएंगे कि अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है, हम आजीवन अमर रहेंगे। राजनीति में कोई अमर नहीं है। बिना कोई काम पूरा नहीं होता। नहीं, वो क्योंकि क्या होता है ना ब्रजेश जी, जब ये लोग रावण जैसा घमंड दिखाते हैं, आलोक जी, आपको तो जवाब आखिर का पूरा मौका दूंगा, आप प्रॉपर जवाब हम लोग किसका नाम लें? देखिए, बात ये भगवान राम की करेंगे और आचरण, व्यवहार, काम, सोच सब रावण वाली करेंगे। तो इसलिए काम, अगर आप बात भगवान राम की कर रहे हैं तो काम भी तो देखिए। भगवान राम ने तो सबको गले मिलाया, सबको साथ लेकर के चले। आप क्यों पिछड़ों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं? आप पिछड़ों की नौकरी क्यों छीन रहे हैं? आप पिछड़ों को उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं? आप दलितों का उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आप इनसे लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, भाई ये बात रावण पे जाकर के सुरेंद्र राजपूत जी टिक जाती है। आ रहा हूँ आलोक जी, आ रहा हूँ आलोक जी, आऊंगा बस कंप्लीट करने। जस्ट वेट आलोक जी, रुक जाओ आप, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप इनको खूब जवाब देना। ओके सुरेंद्र राजपूत जी, भी रावण जैसी है। थैंक यू सर। ओके सुरेंद्र राजपूत जी, भाई रावण का क्या काम इस डिबेट में? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में समस्या हो गई है। आप उदाहरण दीजिए तो ये लोग पीछे हो जाते हैं। सच बात यह है कि चंदा चोरी पे इनसे सवाल उठाइए तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाएंगे। बात रावण की करेंगे, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता सुधांशु त्रिवेदी सहित रामायण क्या नाम रावण की महिमा पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि रावण जो था भगवान श्री राम से ज्यादा ज्ञानी था। रावण जो था प्रकांड पंडित था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। इनकी एक पार्टी के क्या नाम सहयोगी हैं जो मकोड़ा घाट पर क्या नाम निषाद पार्टी वाले, वो क्या कहें वो आपके सामने, मैं तो उसको दोहरा भी नहीं सकता। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये रावण के प्रति अपना अनुराग रखेगी तो निश्चित तौर पर कहा ही जाएगा। आज भी आप देखिए, घमंड का और अहंकार का प्रतीक अगर रावण को कहा गया, या दशानन के 10 सर का प्रतीक अगर रावण को कहा गया, तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सर ये नगर निगम के चुनाव तो मुद्दों के चुनाव हैं, इस पे मुद्दे उठाइए। मैं उसी पे आता हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने चूंकि सवाल पूछा था इसलिए मैं 2 चीजें बता दूं आपसे। पहली बात तो आपने जो बात कही, हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या नाम 74वें संशोधन के अंतर्गत मेयरों को कब आप अधिकार देंगे या नहीं देंगे? ईमानदारी, अब तो डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मेयर को उनके अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मेयर को शहर की सुरक्षा का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेयर को शहर में अपने जो सफाई कर्मचारी है भर्ती करने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेयर को ट्रैफिक का अधिकार, वो पुलिस में आ जाएगा ना सर, ट्रैफिक का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्पष्ट रूप से इधर उधर की बात ना करें, गोल घुमाए नहीं जलेबी की तरीके से, साफ बताएं, जनता को बताएं। और एक बात में भी आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता अब समझदार हो गई है, तो सच बात यह है कि आम आदमी के प्रवक्ता को और अरविंद केजरीवाल को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जनता हमारी हमेशा से समझदार है, अपमान मत कीजिए जनता का। जो लोग नहीं सर, रुक जाइए आप, आपका भी अनुराग है आम आदमी पार्टी के प्रति। सर अनुराग तो आपके लिए भी है, आप समझ नहीं पा रहे हो सर। सर सुन तो लीजिए, आप अब बात तो सुन लीजिए ना। उस अनुराग को थोड़ा सा किनारे, आप तो इस समय सरपंच है हमारे, आप हमारे परम क्या नाम पंच परमेश्वर है। तो हम दूसरी बात आपसे, जो पार्टी लिख करके झूठ बोलती, इकलौता आदमी है पूरे देश में, आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो लिख करके झूठ बोलता हो। लिख करके झूठ बोलने वाले लोगों को, जो लोग क्या नाम रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाते हैं, जो एक पे एक शराब की बोतल देते हैं, जो वहां पर 250-800 जी, आप कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आप अपनी बात रखें। कोई भरोसा। थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। आलोक जी गो अहेड।
आपको कुछ आपत्ति 3 लोगों के ब्रजेश जी, स्टेटमेंट पे? हाँ बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि रावण की उपाधि समाजवादी पार्टी भी दे रही है और कांग्रेस भी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि एक पिछड़े समाज से आने वाला नेता अरे है, हम नहीं एक दे गरीब रहे का हैं। बेटा है, तो उसको रावण कह रहे हैं। कोई कहता है कि जो है अरे, खुद अरे खून की आलोक लड़ाई भाई, कर हम नहीं रहे दे हैं, रहे कोई हैं। कुछ कहता हमको है, तो ये तो बता मैं दीजिए कहता कि हूँ सर, रनिंग वह कमेटी मोदी, के बजाय हम वो लोग गरीब एक का मिनट बेटा रख लें, है, फिर दे देंगे समय, आप उसके बोलिए। साथ देश का 80 करोड़, उसके साथ देश का 80 करोड़ गरीब है। उस गरीब के बेटे के साथ में आप कितना भी रावण कहेंगे, वो राम राज्य लेकर के आएगा। और वो जो राम को नकारते थे, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लिखित में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे कि राम जो है काल्पनिक है, यह उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो गुजरात के चुनावों में दिखाया है और समाजवादी पार्टी को लगातार दिखा रहे हैं। 2014 से लेकर के 2012 में तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे ना, बिल्कुल ताजे ताजे मुख्यमंत्री बने थे, अपने पिता की मेहरबानी से बने थे। क्या कारण था? आ रहा हूं, बस ये दूंगा समय। 2 साल के बाद ही फेस ऑफ की बजाय 1 मिनट कह रहे हैं, फिर आता हूं। नहीं, 5 सेकंड सर दूंगा समय, पक्का नहीं, दूंगा। ये तो कहना दूंगा पड़ेगा सर। ना। अभी उन्होंने गुजरात की ना सर, मैं तब भी रोका था उनको भी, आपको हो गया कांग्रेस में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आलोक जी, आपने बात रख ली। अब भाई सैयद मोहम्मद तकी जी, कांग्रेस वाले क्या आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं मीडिया वालों का भी अनुराग है आपके लिए, तो थोड़ा क्लैरिटी दो भाई। पाँव पाँव ना, क्या गांव गांव पाँव पाँव, और एक और था डगर डगर नगर नगर। बोलिए तकी जी। देखिए, कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है कि वो जवाब ना दे पाए, सिर्फ आरोप लगाए। और जिस तरह से वो पिछले विगत दिनों से बीजेपी से लड़ रही है, हताशा से भर गई है, और लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, वो भारत छोड़ो यात्रा के कांग्रेस छोड़ो यात्रा ज़्यादा होती जा रही है। तो कांग्रेस के बारे में बात क्या करना, मैं कई बार कह चुका हूँ, कांग्रेस एक डूबा हुआ जहाज है और बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है। एक एमसीडी जीत के इतना हाइट रहा, वो पूरा राज्य जीत के आए हैं, वो भी बीजेपी से छीन के लाए हैं। नहीं जीतना, देखिए जनता जीतनी चाहिए ना, जनता क्यों नहीं जीत रही? जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों क्रूड ऑयल जब इंटरनेशनल मार्केट में आज 10 महीने में सबसे नीचे है, भारत की जनता को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? डीजल और पेट्रोल के रेट कम क्यों नहीं हो रहे हैं? उसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? बिजली इतनी महंगी क्यों है? अल्टरनेटिव एनर्जी को लेके आप क्या काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? कूड़े को सड़कों पे कम करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? सीवर को ढक क्यों नहीं रहे? ये कांग्रेस वाले आप पर क्यों भड़के हैं? रेपिस्ट थेरेपिस्ट और क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? सुरेंद्र जी, आपने सुना इनकी बात? बहुत ही नाराज हैं आपके ऊपर। ये हम चाहते हैं इनकी नाराजगी में और इजाफा हो, इनकी नाराजगी और बढ़े, और ये खिसियानी बिल्ली खंबा खसोट जैसे हम खसोटते रहे। लेकिन देखिए, 2 बातें साफ स्पष्ट जान लीजिए। सिर्फ आप गुजरात गए, आप लिख करके झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। समझ में आ गया है कि दूध निकलेगा तो लिख गाय करके झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। आप जेल में ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, वो जनता के आप ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं? इनको गोबर नहीं कह सकते आप, कैसे? जेल के रेपिस्ट एक एमसीडी जीत के आप इतना मतलब और हिमाचल हार करके, गुजरात हार करके, बोलिए बोलिए। आज की डेट में आप जो सारी बातें करना चाहते हैं, आपसे झूठा, आपसे छली, आपसे कपटी कोई पार्टी नहीं है दुनिया में जो लिख करके झूठ बोलती हो पार्टी। उस आज तो आप बीजेपी छोड़ इन्हीं के पीछे पड़ गए। अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा आदमी, अरविंद केजरीवाल बहुत शुक्रिया रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। शुक्रिया रोहित, धन्यवाद। तकी जी शांत हो जाओ। सुरेंद्र जी 1 मिनट रुक जाओ ना, बहुत सिस्टमैटिक डिबेट चल रही, आप दोनों बात रख लिए, क्यों तो उलझना? भाई रोहित, ये अवस्थी जी क्या बता रहे थे कि 1 सीट जीत के था, कैसे मतलब? ब्रजेश जी, अवस्थी जी की समस्या ये है कि ये किसी विचारधारा वाली पार्टी से तो आते नहीं है। बोलिए बोलिए। भाई, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं। हम धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम दंगों के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम रोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है मेरे को। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ब्रजेश जी, देखिए, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम दंगों के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं करते हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम जनता के दुख दर्द को उठाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आज हमारा कद भले ही अगर विधायकों के अंदाज में कहा जाए तो कम हो, पर भारतीय जनता पार्टी से हमारा कद बहुत बड़ा है। हमारी क्या बराबरी करेंगे ये गोडसे को मानने वाले लोग? ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की बराबरी करेंगे? अंग्रेजों की जिन्होंने चुनाव लड़ोगे, जरा ये बताओ।
विजय जी, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ समझौता है और समाजवादी पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। देंगे आपको लड़ने के लिए लोग कैसे? नहीं, यहाँ कोई लेन देन वाली बात ही नहीं है ब्रिजेश जी। यहाँ तो विचारधारा की बात है, यहाँ तो बात है एक दूसरे के सहयोग की, एक दूसरे के साथ की। भाई मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता रामपुर में मैनपुरी में इनका सहयोग कर रहे थे, खतौली में ये हमारा सहयोग कर रहे थे, माननीय जयंत चौधरी जी खुद रामपुर गए थे। क्लेम वैसे बनता है भाई दुबे? नहीं देखिए, यहाँ डिबेट में बैठ के क्लेम डिसाइड कराना, ये देखिए मुझे नहीं लगता कि जो है किसी भी प्रवक्ता को करना चाहिए। लड़ना चाहोगे आप लोग चुनाव, या फिर ये उपचुनाव से अलग रहोगे? जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि ध्यान भटकता है। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए अब सुरेंद्र जी को तो मैं बात को नमस्कार ही करूंगा, चमत्कार है वो, चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए। और ना ये व्यंग मत करो वैसे। नहीं मैं क्या चमत्कार को नमस्कार? नहीं मैं वहाँ टाइम नहीं खराब करूंगा। मैं इधर भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, तो मैं यहाँ मामला ठीक है इधर, तो मैं ब्रिजेश क्या तो ठीक है बीजेपी के साथ थोड़ा बताओ। नहीं हम लोग भी तो जाने, थोड़ा बोलो। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए लड़ाई 1 to 1 है। देखिए उपचुनाव में भी देखा था, लड़ाई 1 to 1 है। ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है, और ये कहीं ना कहीं जो नगर निगम का चुनाव है उसके अंदर आपको दिख भी जाएगी। ले लो, मजा ले लो सुरेंद्र राजपूत से, अब जवाब नहीं सुरेंद्र राजपूत जी से अब क्या, मैं भाई हैं, अपने बड़े भाई हैं, अब इनसे मैं क्या कि आपसे बड़े भाई हैं, ये भी जानते हैं सुरेंद्र राजपूत जी की राजनीतिक बराबर मत करो, जो बोले हो जवाब सुन लो। नहीं राजनीतिक मजबूरियां हैं सुरेंद्र राजपूत जी की, उनको कहना भी चाहिए, रुक जाओ, कहना भी चाहिए, उनको बोलना भी चाहिए, हमला करना भी चाहिए, उनकी राजनीतिक आप बराबर मत करो, जो बोले हो सुन लो। बोलिए भाई राजपूत। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में चुनाव आइडियोलॉजी पे होते हैं, और ये अगर जितनी बातें रोहित अग्रवाल ने कही हैं, तो ये बातें मैं जयंत चौधरी साहब से लिख करके पूछ लूंगा कि साहब अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं कि जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी कई 3 राज्यों में स्पष्ट सरकार है, 4 राज्यों में क्या नाम है, 2 राज्यों में 7 की सरकार है, उसके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो और मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। बड़े नेता का नाम लेके आप इनको डरा रहे हैं। हम नहीं हम पूछेंगे निश्चित तौर पर। दूसरी बात, हमारी लड़ाई बहुत स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ताकतों से है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों की, जो छोटा रिचार्ज है, बी टीम है उनकी, जो उनको हर जगह पे मदद करती है। आप पार्टी मदद करती है, रोहित, और बहुत शुक्रिया सर। अब थोड़ा वक्त कमी। हाँ रोहित कह रहे हैं जयंत चौधरी शिकायत कर देंगे। बिल्कुल। अरे भाई लड़ाइए मत, मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं, मैं फिर से बताओ भैया। नहीं शिकायत नहीं, मैंने शिकायत कर देंगे। मैं जानकारी लूंगा। कहा ब्रिजेश जी एक लाइन में कह दिया, चुनाव जो है 1 to 1 है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव है, उसका रिजल्ट भी बताएगा चुनाव का, और ये सुरेंद्र भाई खुद जानते हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, उनको कहना चाहिए, और मैं बिल्कुल उनके साथ हमदर्दी रखता हूं। शिकायत वाली नहीं, शिकायत अब मैं क्या कहूं ब्रिजेश जी, मतलब भाई माननीय जयंत चौधरी जी परिपक्व नेता हैं, और वो तो सबका दुख दर्द सुनते हैं, इनका भी दुख दर्द सुन लेंगे। दुख दर्द इनका भी दुख सुन लेंगे भाई, वो परिपक्व नेता हैं हमारे नेता जो है, कभी किसी को निराश नहीं किया उन्होंने, तो इनका भी दुख दर्द सुन लेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने और अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अब ये उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख तक उत्तर प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी, उसके बाद कोर्ट को इस मसले पर निर्णय लेगी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस पर चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।